नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। और आज की इस कक्षा में हम सॉल्व करेंगे स्थापना एवं तर्क के प्रश्न। स्थापना एवं तर्क के प्रश्नों को कैसे हल किया जाए, यह प्रश्न कौन सी पुस्तक से पूछे जाते हैं और इनमें अधिक से अधिक नंबर हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज के वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको पूरा वीडियो धैर्यपूर्वक देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। आपको सबसे ज़्यादा पेपर में कठिन लगते हैं स्थापना एवं तर्क वाले प्रश्न, और मुझे सबसे ज़्यादा यही प्रश्न सरल लगते हैं क्योंकि इनमें हमें कुछ याद नहीं करना पड़ता, वाक्यों को देख के ही हमें उत्तर देना पड़ता है, तो हम अपने विवेक के आधार पर दे सकते हैं। देखिए, स्थापना और जो तर्क वाले प्रश्न हैं इनको अपने विवेक के आधार पे हमने करना होता है। यदि हमने मतलब अच्छे जो प्रामाणिक पुस्तकें पढ़ी होती हैं तो भी ये हमारे लिए बहुत सरल लगते हैं, लेकिन नहीं भी पढ़ी हैं तो रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध हैं उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है ताकि आप लोग इधर उधर एक एक निबंध को ढूंढते हुए आपको नहीं फिरना पड़े। इसलिए प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें उत्साह नामक निबंध सबसे पहले है, उसके बाद भाव मनोविकार, श्रद्धा भक्ति, कविता क्या है निबंध हमारे सिलेबस में भी सम्मिलित है। विस्तार सहित यदि इन निबंधों को आपने पढ़ा है तो स्थापना और तर्क के प्रश्न आपके लिए हमेशा के लिए आसान हो जाएंगे। ये आपको डराएंगे नहीं, बल्कि आप कहेंगे कि 5 ही क्यों आए, 10 आ जाते तो बहुत अच्छा था। क्यों? क्योंकि आज हम इसको समझेंगे कि किस प्रकार इन्हें हल करते हैं। दूसरी बात, मैंने आपको बता दिया कि ये अधिकतर जो प्रसिद्ध निबंध हैं हिंदी साहित्य के, उनकी पंक्तियां होती हैं जो कि पूछी जाती हैं। आपने अभी तक पुराने पेपर भी सॉल्व नहीं किए हैं, बहुत मोटे मोटे जो प्रामाणिक पुस्तकें हैं हिंदी साहित्य का, शुक्ल का इतिहास है, नगेंद्र का इतिहास है, वह भी नहीं पढ़ी हैं, तो फिर उसका सबसे अच्छा तरीका है। और निबंधों की तैयारी भी यदि आपने, देखिए बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो वीडियो की लंबाई देख के वीडियो देखते हैं, पूरा निबंध नहीं पढ़ के जाएंगे, वो केवल 5 या 10 मिनट में उस निबंध की समीक्षा पढ़ के जाएंगे, तो उससे ये प्रश्न आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। मैं आपको दोबारा बार बार समझा रही हूँ, फिर एक बार पुनः आपको इस वीडियो के माध्यम से कहती हूँ कि जितने भी सिलेबस में निबंध है वो सभी, और साथ ही साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध आपको जरूर पढ़ने चाहिए, क्योंकि गद्यांश भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों से पूछा जाएगा। स्थापना एवं तर्क वाले प्रश्नों को सॉल्व करने में भी आपकी मदद करेंगे, साथ ही साथ कथन एवं पंक्तियां जो पूछी जाती हैं उसमें भी मदद करेंगे, और निबंध वाले प्रश्न का भी सही उत्तर आप दे पाएंगे। ये एक बात हो गई। अब देखते हैं आज की कक्षा पे शुरू करते हैं। हमारा 285 नंबर का प्रश्न है ये हमारा, अर्थात 284 प्रश्न हम पूर्व में कर आए हैं। चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है स्थापना एवं तर्क कथन की, वहां आप चेक कर सकते हैं। और इनको एक अपना थोड़ा सा इनको टाइम दीजिए, घंटे 2 घंटे का बैठ के, और ये सारे प्रश्न आप कर लीजिए। यदि आपने कुछ भी नहीं किया है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप जितने भी इसमें प्रश्न करवाए हैं मैंने, लगभग 300 के प्रश्न के करीब हम हो जाएंगे हमारे, तो वो सारे प्रश्न आप ध्यानपूर्वक व्याख्या सहित पढ़ लीजिए, उससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि कुछ घुमा फिरा के वही पंक्तियाँ और कथन पूछे जा रहे हैं। देखिए कैसे। पहला प्रश्न लेते हैं। कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप में सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के सौंदर्य के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने लाती है। तो ये तो हम जानते हैं ना, क्योंकि कविता में हृदय पक्ष का भी तो वर्णन होता है, मनोभावों का भी वर्णन होता है ना, मनोवृत्ति अर्थात मनोभाव, और सौंदर्य का भी वर्णन होता है। ठीक है, तो ये कैसा है? सत्य कथन है। अब दूसरा कथन देखते हैं। वह विकसित कमल के सौंदर्य का चित्रण तो करती है, पर शव नोचते कुत्तों के विविध व्यापार की झलक नहीं दिखाती, क्योंकि विविध व्यापार का चित्र शास्त्रों उन्मोदित नहीं है। यह कथन बिल्कुल ही गलत है। कारण देखिए, अभी तो यहाँ दिखा रहा है, ऊपर वाले में क्या कह रहा है? रंग रूप सौंदर्य कर्म मनोवृत्ति, कर्म और मनोवृत्ति के मार्मिक दृश्य भी सामने लाती है। ठीक है। अब इससे विपरीत भाव कह रहा है, वो कह रहा है कि कविता शव नोचते कुत्तों का विविध व्यापार नहीं दिखाती। ये तो गलत बात है ना, क्योंकि कविता क्या है, निबंध हमारे सिलेबस में है, हमने चैनल पे पढ़ा है, उसी निबंध से ये पंक्तियां ली गई हैं। ठीक है, तो क्योंकि कविता का उद्देश्य केवल शिवत्व दिखाना ही नहीं है, अच्छी चीजें दिखाना भी नहीं है। कविता में वास्तविक यथार्थता का भी वर्णन होता है, जो हमारी आंखों के सामने, उस चित्र का कितने कलात्मक ढंग से, कितने अच्छे शब्दों के साथ, प्रामाणिकता के साथ कवि वर्णन करता है, ये उस कविता की विशेषता होती है। ठीक है, देखो हमने बहुत सी ऐसी कविताएं पढ़ी हैं, जैसे कि जिसको हम कहते हैं भयानक रस का, जब हम वर्णन पढ़ते हैं तो क्या वहाँ पे व्यवस्था नहीं है? एक प्रसिद्ध सा उदाहरण है उसका,
है मुंड गिरे गजरुंड गिरे कटकट अवनी पर शुंड गिरे। तो ये वाला जो उदाहरण तो वहाँ कितना है, इस जुगुप्सा का भाव आपके मन में आ जाएगा जब आप उन वर्णनों को पढ़ेंगे। और शब को कुत्ते नोचते शब स्वान, और ये इस तरीके का है। अकाल और रोटी वाली कविता पढ़िए, नागार्जुन की कविताएं पढ़िए, तो वहाँ इन सब चीज़ों का वर्णन है। तो जो पहला कथन है उसके विपरीत अर्थ दे रहा है दूसरा कथन, तो दूसरा कथन गलत है। जब दोनों कथनों से एक ही बात निकल के आए तब दोनों कथन सत्य होंगे, और जब दोनों कथन विपरीत अर्थ दें तो एक कथन असत्य होगा और एक सत्य होगा। अब ये थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसा कि मैंने कहा कि निबंध आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा देखते हैं, यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है। कल्पना काव्य का अनिवार्य साध्य है। ठीक है, पहली वाली बात सही है, साहित्य मीमांसा में कल्पना को प्रमुख सिद्धांत प्रधानता दी गई है। जब हम साहित्य शास्त्र में पाश्चात्य विचारकों को पढ़ते हैं तो ये चीज़ सही है। लेकिन अच्छा, कल्पना, ये शुक्ल की कविता क्या है, निबंध से लिया गया है, यह भी उसी निबंध से पढ़ के आप लगा सकते हैं, और यह भी उसी निबंध से लिया गया है। कल्पना काव्य का अनिवार्य साध्य है। देखिए, कल्पना साधन तो हो सकती है, साध्य नहीं होती। काव्य का अंतिम साध्य क्या है? रस का परिपाक जब होता है, रस उत्पन्न करना, आनंद उत्पन्न करना काव्य का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, है ना। लेकिन कल्पना के आधार पर काव्य लिखें ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। कल्पना का सहारा लिया जाता है और अनिवार्य भी नहीं है। दोनों ही चीज, ना तो वो अनिवार्य ना साध्य। कल्पना का सहारा ले सकता है कवि अपनी रचना को सुंदर बनाने के लिए, लेकिन ना तो वो अनिवार्य है और ना ही साध्य है, साधन हो सकती है। तो ए सही है और आर गलत। तीसरा देखते हैं, 287 नंबर का देखते हैं, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य करना है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये शुक्ल के निबंध द्वारा स्पष्ट है, जो कि हम विस्तार सहित व्याख्या सहित पढ़ चुके हैं। केवल मनोरंजन करना कविता का उद्देश्य नहीं है, यह भी सही है ना। और मैथिली शरण की पंक्तियां भी मैंने आपको बताई, पढ़ के कई बार सुनाई होंगी। अगर आप पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक आपने पढ़ी है, पुराने पेपर पढ़ें, उसमें शुक्ल जी ने भी ये चीज़ कही है कि न केवल मनोरंजन ही, न केवल कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उपदेश का भी कुछ उचित मर्म होना चाहिए। तो मनोरंजन करना, केवल मनोरंजन करना कविता का उद्देश्य नहीं हो सकता। हाँ, आप कर सकते हो, लेकिन ये केवल शब्द बिल्कुल गलत है। केवल मनोरंजन ही उद्देश्य नहीं होता। कई बार अपने हृदय की, है ना, स्वानुभूति, अपने हृदय की भावनाओं को अभिव्यक्त करके भी तो हम कविता लिखते हैं। वो किसी के मनोरंजन का साधन नहीं हो सकती, किसी के मनोरंजन का विषय नहीं हो सकता जब हम अपने दुख का वर्णन करें। आगे देखते हैं, 19वीं शताब्दी का नवजागरण भक्तिकालीन लोक जागरण से भिन्न है। इस बात में है कि वह उपनिवेशवादी दौर की उपज है। तो ये बिल्कुल सही बात है। भारतेंदु काल के अंतर्गत जहाँ परिस्थितियां प्रवृत्तियां पढ़ाई थी मैंने, वहां आपको ये चीज क्लियर करी थी। दूसरा, उनकी ऐतिहासिक अंतर्वस्तु एक समान है। जी नहीं, बिल्कुल ऐतिहासिक अंतर्वस्तु एक समान कैसे हो जाएगी, ये तो गलत अर्थ दे रहा है ना। नव जागरण भक्तिकालीन लोक जागरण से भिन्न इस बात में है। अब देखिए, ये उपनिवेशवादी संस्कृति आ गई कौन सी, यहाँ पे जब हम बात करते हैं नवजागरण की, तो भारतीय साहित्य के अंतर्गत नवजागरण काल आपने पढ़ा है, जिसको आप भारतेंदु काल के नाम से भी जाते हैं। तो वहाँ उपनिवेशवादी यानी अंग्रेजों का शासन काल था, और भक्ति काल के समय किधर, आदिकालीन का जब आप पढ़ के आते हैं, इस्लाम का यहाँ पे आक्रमण हो रहे थे। तो ऐतिहासिक अंतर्वस्तु एक समान नहीं हो सकती, क्योंकि मुगल शासकों ने भारत को एक उपनिवेश नहीं बनाया था। ठीक है, अंग्रेजों की तरह उनका उद्देश्य यहाँ से धन लूट के ले जाना बिल्कुल भी नहीं था। तो अंतर्वस्तु और जो संवेदनाएं हैं वो एक नहीं हो सकती। दोनों काल में जब हम पढ़ते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा था, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास जरूर आपको पढ़ना है, छोटा सा है, और राजनीतिक परिस्थितियों को समझने की कोशिश कीजिएगा, तब आप बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। आगे देखते हैं, कला का आस्वाद युग निरपेक्ष नहीं होता। शाश्वतता का गुण कालजयी कलाकृतियों में सहज अंतर्भूत नहीं होता। दोनों ही कथन है, कला का आस्वाद युग निरपेक्ष नहीं होता, युग निरपेक्ष ही होता है। तुलसीदास ने जो भक्ति काल में लिख दिया, आज उसको आधुनिक काल के अंतर्गत भी बहुत आराम से पढ़ रहे हैं और उसी रस को ग्रहण कर रहे हैं, बल्कि उसकी इतनी समीक्षाएं हो सकी हैं, इतने उस पर टीकाएं लिखी जा चुकी हैं कि और ज़्यादा उसका जो महत्व है वो हमारे सामने आता जा रहा है। तो युग निरपेक्ष होती है,
ठीक है। दूसरी, शाश्वतता का गुण कालजयी कलाकृतियों में, अरे शाश्वतता का गुण कालजयी कलाकृतियों में सहज अंतर्भूत होता है ना शाश्वतता का गुण। जो कोई कृति अच्छी है तो बस उसका अन्य भाषाओं में आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, लेकिन वो हर काल में और हर देश में, आप किसी भी देश में जाएं जहां, तो वो उन्हीं भावों को पैदा करेगी जो हमारे मन में जो भाव उसको पैदा कर रहे हैं। और युग निरपेक्ष होता है, ऐसा नहीं है कि भक्ति काल में रामचरितमानस कुछ और अर्थ देगी और अब आधुनिक काल में पढ़ रहे हैं तो कुछ और अर्थ देगी, है ना। और कालजयी कृतियों में शाश्वतता का गुण सहज होता है, तभी तो वो शाश्वत है। अभी भी रामचरितमानस हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वो शाश्वत रचना है, कभी भी नष्ट वो नहीं होगी। जब जब समाज में धर्म की हानि होगी तब तब हमें ऐसे ही एक ग्रंथ की आवश्यकता होगी, और कितना भी हम मॉडर्न हो जाएं लेकिन लौट के हमें फिर वहीं जाना पड़ता है। कोरोना के काल में तो इस चीज़ को हमने बहुत अच्छे से समझा और महसूस किया है। आगे बढ़ते हैं 290 प्रश्न के ऊपर। बिंबवाद के शब्दों की कम खर्ची भाषा के समास गुण, कम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिकाधिक अर्थ व्यंजना को महत्व दिया गया है बिंबवाद में। सही है, क्योंकि बिंबवाद में एक दृश्य खींच दिया जाता है कम शब्दों में। बिंबवाद को समर्थकों का मानना था कि विषय का स्पष्ट और प्रत्यक्ष निरूपण किया जाना चाहिए। ये स्पष्ट और प्रत्यक्ष निरूपण किया जाना चाहिए। ये देखिए, शब्दों की कम खर्ची यानी कम शब्दों में, कम शब्दों का प्रयोग, अधिकाधिक अर्थ व्यंजना यानी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक कह पाना, वो बिंब का प्रमुख लक्षण है। अब ये विपरीत बात कह रहा है कि प्रत्यक्ष निरूपण किया जाना चाहिए, सपाट और प्रत्यक्ष निरूपण नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि बिंब का हमें पता लगना चाहिए, एक दृश्य उसको हमारे आंखों के समक्ष प्रस्तुत होना चाहिए। तो ए सही, आर गलत। तो ये हमारा जून 2019 का कर लिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे दिसंबर 2019 के स्थापना एवं तर्क के ऊपर। और देखिए, ये जो प्रश्न है ना, जब आप पुराने वाले करके आएंगे सभी 100-200 प्रश्न आप सॉल्व कर लेंगे, तो जैसा कि मैंने कहा, अभी तक आपने स्थापना तर्क वाले उठाकर भी नहीं देखे तो भी चिंतित नहीं होना है, इनको कर लीजिए। आप ये महसूस करेंगे कि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, थोड़े बहुत अंतर के साथ ये लगभग रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब परीक्षा तक प्रतिदिन मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाऊंगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस जरूरी है, आपने जितना भी पढ़ा है अब तक उसकी रिवीजन आप करते रहिए। इसके अलावा आपके कुछ विचार हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आधुनिकता एक अनवरत और अंतहीन प्रक्रिया है, सही बात है, क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन नए संशयों, सिद्धांतों और संभावनाओं को जन्म देता है। दोनों ही बात सही है, इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं। आगे देखते हैं, दलित चिंतन और साहित्य में वर्णित अभिव्यक्त मनुष्य गांधी का हरिजन ही है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया, तो ये गलत है। देखिए, मुख्य तो नहीं अपनाया, हाँ थोड़ा बहुत किसी किसी कथा में उनके वहाँ से प्रेरणा ली जाती है, महान लोगों से प्रेरणा लेते हैं, लेकिन टोटल वो उन्हीं पर आधारित है ऐसा नहीं है। जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है, वैसे ही नाटक में रस की, ये 8-10 बार रिपीट हुआ प्रश्न है, क्योंकि संघर्ष की नाट्य स्थितियों में ही रसास्वादन की प्रक्रिया विकसित होती रहती है। तो दोनों ही कथन सत्य हैं। भारतीय हिंदू युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता दोनों का द्वंद्व है, सही बात है ना। मध्यकालीन, क्योंकि हम रीतिकाल के बाद भारतीय हिंदू काल आ रहा है, और भारतीय हिंदू काल के जस्ट बाद मतलब भारतीय हिंदू काल से आधुनिक युग की शुरुआत मानते हैं हम, है ना, क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। सही बात है, क्योंकि एक नई आज़ादी की लहर 1856 की क्रांति के बाद भारत में उठ रही थी, रीतिकाल से आधुनिक काल की तरफ ये आना जाना हो रहा था, संक्रमण का दौर है वो। आधुनिकता एक अनवरत और अंतहीन प्रक्रिया है, क्योंकि अच्छा ये मैंने ऊपर लिख दिया तो ये दोबारा से लिख गया है, तो इसी के साथ ये जो हमारे अब दिसंबर 2019 तक के स्थापना और तर्क वाले सभी कथन हमने यहाँ सॉल्व कर लीजिए। देखिए, दिसंबर 2015 का पेपर था, उसमें से कुछ 3-4 प्रश्न छूट गए थे, मैं लिख नहीं पाई थी किसी कारणवश, तो वो भी देख लेते हैं ताकि कहीं इनमें से भी अगर पूछा जाए तो आपका गलत ना हो, इनको भी देख लेते हैं। 296 नंबर का प्रश्न देखते हैं, भारतीय हिंदू युगीन गद्य की भाषा तो खड़ी बोली हो गई, पर कविता की भाषा ब्रजभाषा ही रही। बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय हिंदू युगीन अधिकांश कवि ब्रज क्षेत्र में थे, ऐसा नहीं है, क्योंकि उस समय मतलब जो रचनाएं जो ब्रज भाषा में लिखी थी अधिक प्रसिद्ध हो गई थी, और कवियों ने, वो किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोग थे, उन्होंने ब्रज भाषा को सीखा था कविता रचने के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो ब्रज क्षेत्र में रहते थे, इसलिए उस समय की मान्य भाषा हो गई थी, प्रचलित भाषा ब्रज भाषा।
शब्द को सुनते ही संकेत के बल पर जो अर्थ समझ में आता है उसे वाच्यार्थ कहते हैं। इस अर्थ को सूचित करने वाली शब्द शक्ति अभिधा वृत्ति कहलाती है। ये पिछले साल वाले 2019 वाले में भी प्रश्न के रूप में पूछा गया है। सही है, क्योंकि भाषा में अर्थ ग्रहण अभिधा वृत्ति से ही होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, 3 और भी हैं उनसे भी अर्थ ग्रहण होता है, तो ये गलत है। 268वें नंबर का देखते हैं, जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है साहित्य भी वैसा ही होता है। क्योंकि ये तो शुक्ल जी का प्रसिद्ध कथन है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का एक दर्पण है या एक दर्पण है, ये कह लीजिए। क्योंकि जाति साहित्य का निर्णायक तत्व, कोई भी जाति साहित्य का निर्धारण नहीं कर सकती। ठीक है। उत्तर, आधुनिकता पूंजीवादी विकास की नई स्थिति और विश्व की नई अर्थव्यवस्था का परिणाम है। सही बात है, क्योंकि नव पूंजीवाद की नाना विकृतियों, नाना रूपों से सामाजिक साक्षात्कार ही उत्तर आधुनिकता है। उपभोक्तावादी संस्कृति जो जन्म लिया है वर्तमान में, ये उसी के संबंध में है और स्पष्ट ही इसमें व्याख्या की आवश्यकता मुझे नहीं लगती। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब पुराने प्रश्न पत्र सभी हम कर चुके हैं। स्थापना और तर्क वाले जितने भी प्रश्न हैं, ये आपका 10वें नंबर का प्रश्न पत्र है। 9 जितने भी 9 पूर्व वाले हैं वो आपको हल करने हैं। इतना कर लीजिए। मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि यदि आपने अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है तो उसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिस करिए प्रश्नों को सॉल्व करने की और पुराने पेपरों को। ठीक है, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, देखते हैं उसमें क्या करें। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप क्या पढ़ना चाहते हो। नहीं तो कल मैं आपको करवाऊंगी, कल से क्रमानुसार लगाने वाले जो प्रश्न हैं उनको मैं कल से आपको करवाऊंगी। मिलते हैं कल के वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। और अपने मित्रों में अधिक से अधिक इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा।